देखो बात कर रहे थे इसकी पठारों की, विश्व के पठारों। पहले तो 7 महाद्वीप जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। हर महाद्वीप में जो मरुस्थल आया है, पर्वत आया है, उनके हिसाब से भी हम चल रहे थे। अब 7 महाद्वीप होने के बाद अब अलग अलग से टॉपिक लिखवाएंगे, जैसे विश्व के पूरे पठार एक साथ, ताकि जब आपको पेपर में जाना पड़े तो 1 हफ्ते का जो शेड्यूल रहता है, 1 हफ्ते में आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे मान के चलो आपका मार्च में एसएससी जीडी का पेपर है, तो 15 फरवरी के बाद आपको पढ़ना क्या है, सीधे के सीधे टॉपिक रहे विश्व के पठार, नदियाँ, पर्वत, ठीक, और ज्वालामुखी। ऐसे एक लाइन में पूरे मिल जाए विश्व में जितने पर्वत हैं, जितने पठार हैं, जितने ज्वालामुखी हैं। पहले पढ़े हमने उत्तर अमेरिका के पठार, 4 पठार थे उसमें। कौन कौन से? कोलंबिया का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार, कोलोराडो का पठार और अबिसिनिया चियापास का पठार। दक्षिण अमेरिका में भी हमने पठार पढ़े। कौन कौन से? एक बोलीविया का पठार पढ़ा, पेंटागोनिया का पढ़ा, और ब्राजील में 2 थे, एक का नाम था मोंटेग्रासो और दूसरे का नाम था ब्राजील। इसके बाद यूरोप के साइबेरिया प्रायद्वीप को 2 देश मौजूद हैं, स्पेन और पुर्तगाल, परंतु मेसेटा का पठार केवल स्पेन देश में नहीं लिखा है। हाँ, अफ्रीका का लिखा है। अफ्रीका में अबिसिनिया का पठार, कतांगा का पठार, मालागासी का पठार हो गए। एशिया में पामीर का पठार पड़ा है, तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। अनातोलिया का पठार पढ़ा, ईरान का पठार पढ़ा, भारत में छोटा नागपुर का पठार पढ़ा। यहाँ से क्या क्या निकलता है? बहुत सारे खनिज प्राप्त हुए। छोटा नागपुर के पठार में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट लिखिए छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में लास्ट पॉइंट लिखना है, भारत में उत्पादित होने वाले कुल कोयले का, भारत में उत्पादित होने वाले कुल कोयले का 90% कोयला उत्पादन कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। भारत में उत्पादित होने वाले कुल कोयले में 90% कोयला उत्पादन छोटा नागपुर के पठार से होता है। इतना समझ में आया? जबकि मध्य प्रदेश की सिंगरौली में 536 मीटर मोटी परत है कोयले की। जैसे ये धरती है समतल, इससे कितने मीटर तक की गहराई तक? 536 मीटर तक गहरी कोयले की परत है। लेकिन यहाँ से उतना अभी निकाला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं निकाला जा रहा है? भाई हमारी मर्जी, मैं नहीं निकाल। अभी जहाँ से आसानी से मिल रहा है वहाँ से निकालो। जब ये खत्म हो जाए तो फिर इसकी शुरुआत कर लें। निकाल तो यहाँ भी रहा है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना निकाल रहे हैं। हो गया? लिखिए दक्खन का पठार, हेडिंग डालिए दक्खन का पठार। दक्कन लिख लो, दक्खन लिख लो, जो लिखना हो वो लिख लो। यह पठार एक लावा निर्मित पठार है। यह पठार कैसा है? लावा निर्मित। लावा कैसे निकलता है? जैसे दूध को उबालो तो क्या निकलता है? मावा निकलता है, लावा नहीं निकलता।
ऐसे ही जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो फिर जो लिक्विड निकलता है आग के शेप में उसे क्या बोलते हैं? लावा। ये कैसे बना है? लावा से। दक्षिण का पठार लावा निर्मित पठार है। एक इसकी उत्पत्ति प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में है। अगला लिखिए, कार्बी एंगेलोंग का पठार। कार्बी एंगेलोंग का पठार। ये पठार भारत में है, लेकिन ये बताओ ये किस तरफ हो सकता है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में कि पश्चिम में? भारत में उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्व में पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। कहाँ है? कहाँ हो सकता है? क्योंकि इसका नाम ही अटपटा है। और अटपटे लोग कहाँ रहते? पूर्व में, है ना? इसमें लिखिए, यह पठार वास्तव में उत्तर पूर्वी राज्य में यह पठार वास्तव में उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। यह पठार वास्तव में उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो प्रायद्वीप, और जे पठार जो होगा वो इसका ही विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार। हेडिंग डालिए, विश्व की नदियां। पठार हमने काफी पढ़ चुके हैं। 4 उत्तरी अमेरिका में, 4 दक्षिणी अमेरिका में, 3 पढ़े किसमें? अफ्रीका में। 11 हो गए। 11 के बाद पामीर, तिब्बत, अनातोलिया, ईरान। 15 छोटा नागपुर, दक्कन, कार्बी। 18 पठार पढ़ चुके हैं। पेपर में आएगा तो इतने से ही आएगा, बाकी अब भगवान मालिक होगा आप सबका और हमारा। जैसे ही आप पेपर दे रहे हैं हम भी पेपर देते हैं। लिखिए, विश्व की प्रमुख नदियां। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। और चौड़ी नदी? एक का नाम है नील, दूसरी है अमेजन। ये है छोटी आंख और ये है बड़ी आंख। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है, जैसे ही आमाशय से यानी पेट से खाना निकला कहाँ पहुँचता है? छोटी आंख। ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। कितनी लंबी? 6 से 7। मान के चलो ये 22 से 23 फीट लंबी होती है। मतलब यहाँ से निकाल दे छोटी आंख तो इस दीवार तक पहुँच जाएगी। ठीक। अब ये इतनी छोटी होती है कि जो अपनी छोटी उंगली है, ये उंगली उसमें चली जाएगी। कहने का मतलब जैसे ये है, ये खोखला होता तो इसमें उंगली चली जाती, इतनी होती है छोटी आंत की अंदर की भीतरी भाग, इसमें छोटी उंगली चली जाएगी। तो छोटी आंत क्या है? लंबी है। और बड़ी आंत 6 से 7 फीट होती है, मतलब 2 से 3 मीटर। इतना समझ में आया? ऐसी ये नदी कैसी है? लंबी है लेकिन उतनी चौड़ी नहीं। ये नदी बड़ी आंत की तरह है, 2 से 3 मीटर की है लेकिन चौड़ी है। इसका मतलब पानी ज्यादा है।
इतना समझ में आया? छोटी आंत और बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? तो लिखिए, नील नदी, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में लिखवा चुके हैं, लेकिन अब जब पेपर दोगे तो उसके लिए तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा नदियां। इसमें लिखिए, नील नदी का उद्गम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, नील नदी का उद्गम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विक्टोरिया झील से होता है। इस झील से, विक्टोरिया झील से, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अगला पॉइंट, नील नदी अफ्रीका से प्रवाहित नील नदी अफ्रीका से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। उद्गम है तो विक्टोरिया, प्रवाह कहाँ? अफ्रीका में, अंत कहाँ? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ही नाम क्यों रखा है इसका? क्योंकि ये कहाँ पर है? अरे ये सागर कहाँ है? भूमध्य रेखा के पास में, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? भूमध्य सागर। क्या? उद्गम विक्टोरिया झील, प्रवाह अफ्रीका महाद्वीप में होता है, अंत भूमध्य सागर में ये मिल जाती है। फिर से बोल दें, नील नदी अफ्रीका से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में मिलकर अपना अंत करती है। हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, इस दौरान नील नदी इस दौरान नील नदी 6690 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दौरान नील नदी 6690 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है कहने का मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 6690 किलोमीटर। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह श्वेत नील और नीली नील की संयुक्त धारा है। यह श्वेत नील और नीली नील की संयुक्त धारा है। कहने का मतलब दो नदियां हैं, एक श्वेत नील कहलाती है और एक नीली नील। जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तो संयुक्त धारा नील नदी कहलाती है। अगला पॉइंट लिखना, आसवान बांध और नासिर झील। आसवान बांध एवं नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। एक आसवान बांध बना है नील नदी पर और एक झील भी है। कौन सी? नासिर झील इस नदी पर स्थित है। हो गया? अब छोटी आंत हो गई, अब लिखना बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत मतलब अमेजन।
देखिए अमेजन नदी, अमेजन नदी, इसमें लिखिए अमेजन नदी का उद्गम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, अमेजन नदी का उद्गम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश से होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश से होता है। हो गया। अमेजन नदी का उद्गम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू देश से होता है। हो गया। पेरू देश में स्थित, हाँ इसी में लिख लेना। अभी पेरू देश में तो होती है, लेकिन पेरू देश में कहाँ? अब जैसे अपन पूछ लें भारत में नर्मदा नदी का उद्गम होता है, अब नर्मदा नदी का कहाँ? तो किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी गांव में, तो ऐसा भी तो लिखना पड़ेगा। लिखिए पेरू देश में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला के, पेरू देश में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला, पेरू देश में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला, हो गया, के लेंगो बिलकेरो, एंडीज पर्वत श्रृंखला के लेंगो बिलकेरो नामक स्थान से उद्गम होता है। लेंगो बिलकेरो नामक स्थान से उद्गम होता है। दिखा दें क्या कहाँ है? देखो जादू, और जला के दिखा दें। देखा कोटे डी आइबर, ये है पेरू, और ये पर्वत श्रृंखला जो रेड कलर में है ये क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, और यहाँ है पेरू। कहाँ? उत्तर अमेरिका में कि दक्षिण अमेरिका में? भाई अब अच्छी आ रही फोटो। चल अमेजन नदी का अंत, अमेजन नदी का अंत अटलांटिक महासागर में मिलकर होता है। अमेजन नदी का अंत अटलांटिक महासागर में मिलकर होता है। अटलांटिक महासागर में मिलकर होता है। हो गया। अगला पॉइंट, अपवाह तंत्र के आधार पर यह दुनिया की सबसे विशाल नदी है। अपवाह तंत्र के आधार पर, अपवाह मतलब क्षेत्रफल। अरे बड़ी आंच जैसी थी ना चौड़ाई में, तो अब जहाँ ज्यादा पानी होगा उसके आसपास की ज्यादा भूमि सिंचित होगी। अपवाह तंत्र के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह तंत्र के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अमेजन नदी बेसिन में स्थित, अमेजन नदी बेसिन में स्थित अमेजन के जंगलों में, इतना लिखा, अमेजन नदी के बेसिन में स्थित
अमेज़न के जंगलों में सबसे पहले रबर का उत्पादन हुआ। सबसे पहले रबर का उत्पादन हुआ और रबर की खोज भी सबसे पहले इसी नदी के किनारे हुई। और रबर की खोज भी सबसे पहले इसी नदी के किनारे हुई। अगली नदी मिसिसिपी, मिसौरी। अगली नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी। मिसिसिपी, मिसौरी नदी। देख लिया। इसमें लिखिए, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, छोटी होगी कि बड़ी होगी? सबसे लंबी नदी है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। हो गया? बोलते नहीं हो हाँ ना। मिसिसिपी नदी का उद्गम, तो सीधे लिखो उद्गम, बस उद्गम लिखना। अपलेशियन, उद्गम कहाँ से होता है? अपलेशियन पर्वत से होता है। अपलेशियन पर्वत से, इतना ही लिखा करो। उद्गम अपलेशियन पर्वत से। अंत, अगला पॉइंट लिखना, अंत मैक्सिको की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है? अपलेशियन पर्वत से। अंत कहाँ होता है? दिखा दें, ये है मैक्सिको। निकलती है यहाँ से, चली जाती है 31 राज्यों से होते हुए। अमेरिका के कितने राज्यों से आती है? 31 राज्यों से होते हुए। और कवाड़ा, देश का नाम है कवाडा, कवाड़ा, तो वहां के 2 राज्यों से भी निकलती है। लिखो, यह नदी यूएसए के 31 राज्यों, यह नदी यूएसए के 31 राज्यों और कवाड़ा के 2 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। यूएसए के कितने राज्य? 31, और कवाड़ा के दूसरे देश के राज्य हैं। देश का नाम है कवाड़ा, तो अब आपने कह दिया कवाड़ा। आपके यहाँ के आसपास के गांव का नाम है खजवा। अब खजवा कैसे नाम है? ये तो है हम बुंदेली हैं तो हो गया। होकर प्रवाहित होती है। दो पेज छोड़ दीजिए, जो लेट आए लिखना चालू करो।
एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लिखना 3770 किलोमीटर लंबाई 3770 किलोमीटर लिखते हैं। तीन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तृतीय सप्तम सप्तम शून्य। ऐसे पूरा नहीं आता हमें संस्कृत में। 3770 बोल रहा तो अलग अलग बोलते हो गया। अगली लिखिए हांगहो नदी। हांगहो नदी। हांगहो नदी। चाउमीन डोसा खाता होगा ना, मंचूरियन बिरयानी, उसे पता होगा ये नदी कहाँ की हो सकती है। हांगहो नदी में लिखिए इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। इसका अंत उद्गम कहाँ से? तिब्बत से कि तिब्बत के पठार से? अंत होता है बोहाई की खाड़ी में। बोहाई की खाड़ी में। बोहाई की खाड़ी में। अब ये नीचे की ओर नहीं बहती है कि भारत में आ जाए, जैसे तिब्बत से वो संगपो नदी निकल रही थी, एक भारत में आती है, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना, पंजाब। ये कहाँ चली जाती है? ऊपर की ओर, चीन की ओर। जहाँ ढाल होगा नदी का पानी तो वहीं बहेगा जहाँ ढाल होगा। देखिए हांगहो नदी जब गोभी के मरुस्थल के नजदीक, पत्ता गोभी के फूल गोभी, देखो हांगहो नदी जब गोभी के मरुस्थल के नजदीक से प्रवाहित होती है। हांगहो नदी जब गोभी के मरुस्थल के नजदीक से प्रवाहित होती है तो इस मरुस्थल की उड़ने वाली पीली मिट्टी इस नदी में मिल जाती है। इस नदी में मिल जाती है। इस नदी में मिल जाती है जिस कारण से इस नदी का रंग पीला हो जाता है। मिल जाती है जिस कारण इस नदी का रंग पीला हो जाता है और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये लिख लो, इस कारण इसे पीली नदी से, या फिर और इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? पीली नदी। उड़ने वाली मिट्टी क्या होती है?
वही तो, कहाँ से प्रवाहित हो रही है, किसके नजदीक से? हाँ, गोबी मरुस्थल से। मरुस्थल जहाँ अपन जंप लगाते हैं पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, वो मिट्टी कैसी है? भुरभुरी है ना, बिल्कुल महीन है। हवा चलेगी तो वो क्या होगी? उड़ेगी। तो उड़ने वाली मिट्टी है। अब उड़ने वाली कैसी होती है दिखा दो, अभी समझ में आ गई। उड़ने वाली चीन का शोक कहा जाता है। हाँ, इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, बंगाल का शोक, शोक का मतलब क्या होता है? दुख। बिहार का शोक, असम का शोक। शोक समझ लो, कारण क्या है? होंगो नदी को चीन का शोक क्यों कहते हैं? अब कोई नदी ऐसी बह रही है, अब पानी बढ़ा उसमें, अब उसने क्या किया? अपना मार्ग बदल लिया। पहले लोग यहाँ रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे, अब क्या हुआ? यहाँ के लोग बह गए, पानी आया ना, इसलिए क्या कहा जाता है? शोक। बंगाल का शोक लिखिए इसी के नीचे। चीन का शोक तो हो गया होंगो नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल का, अरे दामोदर, बिहार का कोसी है और गंडक, दो नदियां हैं, कोई लिखो। असम का, ये ब्रह्मपुत्र आज तक नहीं लिखते बना, ब्रह्म ऐसे लिखते। हम ये जान, हाँ में माँ कैसे जुड़ जाता है, ऐसे लिख लिया। देखिए अगली नदी कांगो या जायरे नदी। अब ये एक दिन लिखवाया था, कांगो गणराज्य अथवा जायरे देश लिखवाया था ना। वहीं से एक नदी भी प्रवाहित होती है उसी देश के नाम से, तो लिखो कांगो अथवा जायरे नदी। जायरे, कांगो अथवा हो गया। देखो, अफ्रीका महाद्वीप से प्रवाहित होने वाली, अफ्रीका महाद्वीप से प्रवाहित होने वाली कांगो अथवा जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप से प्रवाहित होने वाली कांगो अथवा जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये है भूमध्य रेखा, ये है अफ्रीका महाद्वीप। एक बार ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर गई और फिर लौट के कहाँ चली जाती है? दक्षिण में। 2 बार काटती, स्टार लगा लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे अथवा कांगो नदी। अगला पॉइंट लिखिए, अफ्रीका में पाई जाने वाली
पिग्मी जनजाति इसी नदी घाटी में मौजूद है। अफ्रीका में पाई जाने वाली पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में? कांगो अथवा जायरे नदी घाटी में, मतलब इस नदी के आसपास कौन सी जनजाति? पिग्मी। यह प्रवाह क्षेत्र के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह प्रवाह क्षेत्र के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बड़ी नदी लिख लो, सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं लिखना, बड़ी लिख लेना। प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, अभी तक तो हमने पढ़ा कि अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम है नील, जो छोटी आंत की तरह लंबी है, चौड़ी कम। दूसरी लिखवाया बड़ी आंत की तरह अमेजन, इसका क्या है? प्रवाह क्षेत्र ज्यादा है, भले ही लंबाई कम। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, और दूसरी कांगो अथवा। अगली लिखिए टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, ये इतिहास में पढ़ी होगी, भूल गए इतिहास? लिखा है ना, टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, ये पुराने नाम है। ये मतलब अब कहलाते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, पुराने नाम। एक का नाम था दजला, एक का नाम था फरहाद, याद आया? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला एवं फरहाद नदी नाम था। इस महीने इतिहास किस किस ने नहीं पढ़ी? ईमानदारी से एक भी पेज ना पढ़ा हो। आज 14 तारीख हो, 15 हो गई, 14 हुए, अभी तक किसी ने इतिहास का एक पेज ना पढ़ा। हाथ खड़े करना जरा। कहाँ तक पढ़ी? हमने परसों पढ़ी थी, कहाँ तक पता नहीं, वही उदयपुरा तक पढ़ी। अरे उनको नाम नहीं आ रहा, वंश तो पता होगा। अच्छा, आ गए थे, मतलब गौतम बुद्ध को परिचय कराती है। चलो ठीक। और क्यों आते हो? बढ़िया आराम से सो, रजाई ओढ़ के। कंपटीशन से तो पहले ही बाहर हो चुके हो। जब पढ़ना नहीं है तो कंपटीशन से तो बाहर ही। देखो, यह नदी प्रमुख रूप से इराक देश में प्रवाहित होती है। यह नदी प्रमुख रूप से इराक देश में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? और यह नदी प्रमुख रूप से इराक देश में प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट, इराक का प्रसिद्ध बसरा शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। इराक का बसरा शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। हो गया? अगली लिखिए, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के किनारे हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता
विकास। टिग्रिस यूफ्रेटस आ जाए या फिर दजला और फरहात आ जाए, इन्हीं नदियों के किनारे हुआ। अब आई इतिहास याद। जब भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तब इराक में कौन सी आई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी। उस समय इनका नाम दजला और फरहात हुआ करता था। वर्तमान में दजला को टिग्रिस के नाम से जानते हैं, फरहात को यूफ्रेटस के नाम से जानते हैं। एक बार में याद नहीं होगा, बार बार पेज पलटोगे याद हो जाएगी। ऐसे ही सुना दोगे कि दजला का नाम ये है, फरहात का नाम ये है, इसके पास कौन सी सभ्यता थी, कौन से देश में है, किस महाद्वीप में है। बार बार पढ़ने से ज्ञान आता है। ऐसा नहीं है कि एक पेज रखे रहो 24 घंटे सामने। अच्छा, छोटा बड़ी हड्डी बड़ा का अफ्रीका, जिसके बाद नहीं आता है, ऐसे नहीं, बार बार पढ़ने से ज्ञान होता है। अगला लिखिए, डेन्यूब नदी। आज फिर सर नहीं आएंगे क्या? आएंगे? मैसेज आया था क्या? लगाओ एक दिन फोन मिलाओ सर को। रोहित, मैथ वाले सर को फोन मिलाओ। बैलेंस नहीं है, पैसा फीस के जाना बैलेंस नहीं, कोई बात नहीं। कोई और है ऐसा महानुभाव जिसके पास बैलेंस हो, फोन लगा सकता हो। चल लिखो, ग्रुप में ऐड होंगे ना, वो तो ऐड में ही होंगे। देखो लिखिए, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का उद्गम, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। हो गया? डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पर्वत से होता है। अगला पॉइंट लिखो, इस नदी का अंत काला सागर में। अंत लिख लो सीधे, अंत बराबर काला सागर। इस नदी के किनारे 5 देशों की राजधानियां स्थित हैं। किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे 5 देशों की राजधानियां हैं तथा यह नदी 10 देशों में प्रवाहित होती है। तथा यह नदी 10 देशों में प्रवाहित होती है। हो गया? इसी कारण इस नदी को राजधानियों की नदी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस नदी को राजधानियों की नदी के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इस नदी को, किस नदी को? डेन्यूब, तो लिख लो, इसी कारण डेन्यूब नदी को राजधानियों की नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी को, स्टार लगा के पॉइंट लिखना, इस नदी को यूरोप की गंगा के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा के पॉइंट लिखना, पेपर में आया हुआ है। यूरोप की गंगा किसे कहते हैं? डेन्यूब नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है।